रहीम। आज हम बात करेंगे कैल्शियम की रेगुलेशन के पर और साथ में रोल ऑफ कैल्सिटोनिन, पीटीएच एंड विटामिन डी। कैल्शियम जिसका अपने एक नॉर्मल रेंज है बॉडी में 9 to 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, टू बी वेरी स्पेसिफिक 9.4 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। कैल्शियम की मकदार अगर बॉडी में कम हो जाए तब भी नुकसान है, अगर बॉडी में कैल्शियम की मकदार ज़्यादा हो जाए तब भी नुकसान है। अगर बॉडी में कैल्शियम की मकदार कम हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है कि इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। सेकेंड, टेटनी काज होगी। टेटनी इज काज बाय लो ब्लड कैल्शियम, इट इज काज बाय हाइपोकैल्सीमिया। तो कैल्शियम कितना लो हो कि टेटनी काज करे। कैल्शियम अगर अपने नॉर्मल रेंज यानी 9 to 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से कितना कम हो जाए, 6 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हो जाए, तो इस कंडीशन को फिर क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। टेटनी में क्या होता है कि मसल रिमेन इन द कंट्रैक्टेड स्टेट। इसके साथ दूसरा टर्म है टेटनस। एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है, टेटनी वर्सेस टेटनस। तो टेटनी जिसम में कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, जबकि टेटनस इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन है जो कि काज होता है एक बैक्टीरियम की वजह से जिसका नाम क्लस्ट्रीडियम टेटनी है। तो ये डिफरेंस याद रखना ज़रूरी है। अगर कैल्शियम की मकदार बढ़ जाए, इस कंडीशन को हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं अपने नॉर्मल रेंज में। तो हाइपर कैल्सीमिया में क्या होगा कि नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा, मसल वीकनेस होगी। हाइपर कैल्सीमिया काज किडनी स्टोन और हाइपर कैल्सीमिया काज हार्ट अटैक। तो इससे साबित हुआ कि कैल्शियम की मकदार अगर कम है तब भी जिस्म के लिए नुकसान है, अगर कैल्शियम की मकदार ज़्यादा है तब भी जिस्म के लिए ये नुकसानदेह है। कैल्शियम को चाहिए ये कि कैल्शियम अपना एक 9 to 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी इसका रेंज इतना ही हो जिस्म में। तो कैल्शियम की इस मकदार को कौन मेंटेन रखता है जिस्म में, तो इसके लिए हमारे साथ थ्री हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एक को हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, दूसरे को हम कहते हैं पीटीएच यानी पैराथार्मोन, और तीसरे का नाम विटामिन डी है। सीमिया यानी अगर ब्लड में कैल्शियम की मकदार कम हो जाए तब बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। तो हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड की बिहाइंड, यानी ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड तब स्टिमुलेट होंगे जब बॉडी में कैल्शियम की मकदार कम होगी। तो इनमें सेल्स पाए जाते हैं, इन सेल्स को, इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं इनको चीफ सेल कहते हैं, और ये चीफ सेल हाइपोकैल्सीमिया यानी लो ब्लड कैल्शियम के रिस्पॉन्स में फिर अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको पैराथार्मोन कहते हैं, इसके पीटीएच भी इसको कहते हैं। तो पैराथार्मोन 84 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। ये एक हाइपर कैल्सीमिक एजेंट है। पैराथार्मोन हाइपर कैल्सीमिक एजेंट है, मतलब ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अच्छा, किस तरह ये बढ़ाता है? अब ये पैराथार्मोन एक्ट करता है बोन पर। बोन में हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं और उन सेल्स को हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ये ओस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या है? ओस्टियोन मीन बोन, क्लास्ट मीन ब्रोकन। ओस्टियोक्लास्ट, अब ये होता क्या है इसमें कि ओस्टियोक्लास्ट इट ब्रेक डाउन द बोन एंड पुल आउट आर रीअब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फेट इनटू द ब्लड। यानी ये ओस्टियोक्लास्ट जो कि बोन की सेल है, इन पर जब पैराथार्मोन एक्ट करता है तो ये क्या करता है कि बोन को ब्रेक डाउन करता है और इससे मिनरल यानी कैल्शियम और फास्फेट निकाल के खून में शामिल कर देता है। इसके अलावा पैराथार्मोन किडनी के नेफ्रॉन पर भी एक्ट करता है। किडनी के नेफ्रॉन में कौन से हिस्से पर एक्ट करता है? तो नेफ्रॉन में पैराथार्मोन डिस्टल कॉइल ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है, और इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि डिस्टल कॉइल ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट से कैल्शियम ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पैराथार्मोन इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। किस तरह? लेकिन ये इनडायरेक्ट है कि पैराथार्मोन पहले एक्ट करता है किडनीज पर। किडनी पर जब ये एक्ट करता है तो इसके रिस्पॉन्स में किडनी विटामिन डी तैयार कर लेता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज ए हार्मोन, और ये विटामिन डी फिर कहाँ पर चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन
स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ये विटामिन डी चला जाता है। मोनोवेलेंट आयन यानी सोडियम, पोटाशियम, इस तरह जो या क्लोराइड आयन है, ये इंटेस्टाइन से इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो डाइवेलेंट आयन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए फॉर एग्जांपल कैल्शियम है जो कि डाइवेलेंट आयन है, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी आती है और विटामिन डी का काम क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब करा लेते हैं, और इस तरह कैल्शियम जो हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन थी बॉडी में, यानी ब्लड में कैल्शियम की कमी थी, और इस तरह ब्लड में कैल्शियम की कमी पैराथ हार्मोन की वजह से पूरी हो जाती है। अगर आ जाए कि द नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड के पैराथायराइड ग्लैंड की तादाद कितनी है, तो पैराथायराइड ग्लैंड की तादाद अगर आ जाए कि 4, तो इस ये आंसर भी ठीक है, और अगर इस तरह आ जाए कि 2 पेयर्स, तो ये आंसर भी ठीक है। अगर आ जाए कि द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड इज डिस्क्राइब्ड एज बटरफ्लाई, द 4 टाइनी स्पॉट्स ऑन द बटरफ्लाई विंग्स आर रेफर्ड टू एज। मतलब ये हुआ कि अगर थायराइड ग्लैंड का शेप जो है बटरफ्लाई की तरह है, तो बटरफ्लाई के ऊपर की विंग्स के ऊपर जो 4 स्पॉट्स हैं वो असल में कौन से ग्लैंड हैं, तो उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। कि व्हाट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, तो इसका आंसर होगा लो ब्लड प्लाज्मा कैल्शियम, यानी अगर ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम की मिकदार लो हो तब क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, वो अपने हार्मोन सिक्रीट करेंगे। बात करते हैं तो कैल्शिटोनिन, इस हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन कहाँ पर होती है, तो इस हार्मोन की सिंथेसिस सिक्रीशन होती है थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में हमारे पास खास किस्म की सेल होती है, इसको हम पैराफोलिकुलर सेल कहते हैं या सी सेल कहते हैं। तो ये पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल कैल्शिटोनिन की सिंथेसिस और सिक्रीशन करता है। पैराफोलिकुलर सेल की परसेंटेज कितनी है थायराइड ग्लैंड में, तो 0.1% है, बहुत थोड़े मकदार में है ये कैल्शिटोनिन कितने अमाइनो एसिड से बना हुआ है, स्मॉल हार्मोन 32 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। थायराइड ग्लैंड की सी सेल से कब कैल्शिटोनिन हार्मोन खारिज होगा, यानी कैल्शिटोनिन हार्मोन का स्टिमुलस क्या है, तो इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन। मतलब जब अगर ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाए, अगर ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाए तब क्या होगा, तब थायराइड ग्लैंड की सी सेल से कैल्शिटोनिन रिलीज होगा। तो कैल्शिटोनिन असल में एक हाइपोकैल्सीमिक एजेंट है, मतलब ये तब खारिज होगा जब ब्लड में कैल्शियम की मिकदार अपनी नॉर्मल हद से बढ़ गई हो। तो ये क्या करेगा कि इस ज़्यादा मिकदार को क्या करेगा, नॉर्मल तक लाएगा, इसीलिए इसको हम हाइपोकैल्सीमिक एजेंट भी कहते हैं। कैल्शिटोनिन इधर देखिए थायराइड ग्लैंड जिसका शेप बटरफ्लाई की तरह होता है, और इसकी 2 लोब्स है, एक ट्रैकिया की एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ है, बीच इस 2 लोब्स के बीच जो कनेक्शन है उसको हम स्टिमस कहते हैं। और ये इसमें फोलिकल्स और फोलिकल्स के बीच जो सेल्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैराफोलिकुलर सेल कहते हैं, या इसको हम सी सेल कहते हैं। ये सी सेल क्या कर, अब ब्लड में कैल्शियम की मिकदार क्या है, अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ गई है, तो ये कैल्शियम को लाएगा और कैल्शिटोनिन कैल्शियम को लाएगा और इसको कहाँ पर डिपॉजिट करेगा, बोन्स पर डिपॉजिट करेगा, और जिसकी वजह से हमारे बोन्स क्या होते हैं, खासकर बच्चों की बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट ये क्या करता है, ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम ज़्यादा है, जब ब्लड में कैल्शियम ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये नेफ्रॉन से, किडनी की नेफ्रॉन से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अब इंटेस्टाइन के साथ ये क्या करेगा कि कैल्शियम चूंकि ज़्यादा है तो इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ब्लड में इनहिबिट करेगा। तो नतीजतन जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है, जो इंटेस्टाइन का जो कैल्शियम है वो इन द फॉर्म ऑफ फीसेस बॉडी से बाहर निकलेगा, और इसी तरह यहाँ पर नेफ्रॉन से जो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो ब्लड में तो वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर पास होगा। कि विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम व्हाट हार्मोन इज एन एंटागोनिस्ट टू पैराथ हार्मोन, यानी विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम, फास्फेट की बात नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम व्हाट हार्मोन इज एन एंटागोनिस्ट टू पैराथ हार्मोन, तो उसका आंसर क्या है, कैल्शिटोनिन है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि व्हाट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शिटोनिन, यानी कैल्शिटोनिन की रिलीज को कौन स्टिमुलेट करता है, तो इसका आंसर क्या है कि हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा। अगर ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो तब क्या होगा, तब थायराइड ग्लैंड की सी सेल से कैल्शिटोनिन रिलीज होगा। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सुन ले कि किडनी स्टोन,
तो कैल्सिटोनिन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तब किडनी स्टोन काज होगा, और अगर पैराथार्मोन एक्सेस में होगी तब किडनी स्टोन होगा। अब जैसे कि आपको पता है कि कैल्सिटोनिन अभी हमने पढ़ भी लिया कि कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सीमिक एजेंट है। अगर ब्लड में कैल्शियम की मकदार बढ़ गई है या ज़्यादा है तब क्या होगा, तब कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा और ये ब्लड में हाई लेवल ऑफ कैल्शियम को, यानी फॉर एग्जांपल कैल्शियम की मकदार नॉर्मल फॉर एग्जांपल इतना है और ये बढ़ गया है, नॉर्मल से बढ़ गया है, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ये एक्सेस ऑफ कैल्शियम को क्या करेगा, वापस नॉर्मल तक ले आएगा। कैल्सिटोनिन नहीं है तो कैल्शियम की मकदार बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ठीक है, और जो कि फिर किडनी में चली जाती है एक्सेस कैल्शियम, और ये क्या करते हैं कि किडनी में ये कैल्शियम या तो ऑक्सीडेट के साथ मिलती है या फास्फेट के साथ, जिसके नतीजे में कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन बन जाता है। पैराथार्मोन की एक्सेस की वजह से किडनी स्टोन बनता है। तो किस तरह की पैराथार्मोन हमारे पास हाइपर कैल्सीमिक एजेंट है, मतलब ये ब्लड में कैल्शियम की मकदार को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अगर ये हार्मोन अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड में ट्यूमर की वजह से पैराथार्मोन एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा मकदार में सिक्रीट होता है, तो ये क्या करता है, हार्मोन अगर एक्सेस में होगा तो यहाँ से ज़्यादा मकदार में कैल्शियम नॉर्मल से ज़्यादा मकदार में कैल्शियम बोन से जो है ब्लड में आएंगे, नेफ्रॉन से एक्सेस में कैल्शियम ब्लड में आएगा, और इस तरह इंटेस्टाइन में भी एक्सेस में कैल्शियम क्या होगा, ब्लड में ये कैल्शियम का ओवरलोड हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा में। यही कैल्शियम फिर किडनी में जाके या ऑक्सीडेट या फास्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सीडेट या कैल्शियम फास्फेट का सबब बनेगा। तो ये दोनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्सिटोनिन की डिफिशियंसी की वजह से कैल्शियम किडनी स्टोन काज होता है और पैराथार्मोन की एक्सेस की वजह से किडनी स्टोन काज होगा।